अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजन अजीज। राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात पाकिस्तान की मौजूदा सियासी बसात पर नहायत अहम और दूररस असरात छोड़ेंगे। 13 हल्कों के ज़िमनी इंतखाबात के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज ने मुल्की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। हैरान कुन तौर पर मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली की तमाम 6 और पंजाब असम्बली की 7 में से 6 नशिस्तें अपने नाम करके एक तरह से आप कह लें कि सियासी मैदान में अपनी बरतरी साबित कर दी। काबिल जिक्र बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हरीपुर और लाहौर के NA 129 के अलावा तमाम हल्कों में बाज़ाब्ता बाइकआउट किया था, लेकिन उसके बावजूद हरीपुर, जहां PTI की सूबाई हुकूमत है और जहां उमर अयूब का खानदान तकरीबन 7 मरतबा कामयाबी हासिल कर चुका है, वहां भी नून लीग के बाबर नवाज खान ने गैर मामूली मार्जिन से फतह हासिल की। अलबत्ता एक दिलचस्प बात यह है कि इन इंतखाबात में भी नून लीग ने मौरूसियत को हावी रखा, जबकि जमहूर की मंशा का एहतराम नहीं किया और उनको इस काबिल भी ना समझा कि वो भी पार्लियामान का हिस्सा बन सके। ज़िमनी इलेक्शन में वफाकी मुशीर राना सनाउल्लाह के दामाद राना अहमद शहरियार, वजीर ममलिकत तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर, साबिक वजीर मनाजिर रांझा के बेटे सुल्तान रांझा, साबिक MPA कर्नल नसीम न्याजी के भतीजे अली हैदर नूर न्याजी, साबिक वजीर अख्तर नवाज खान के बेटे बाबर नवाज, साबिक वजीर राजा रियाज के बेटे राजा दानियाल, चौधरी तुफैल जट और उनके भाई हनीफ जट नून लीग के मेंबर असम्बली मुंतखब हुए। वफाकी वजीर तारड़ के भाई बिलाल तारड़ पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। PTI की जानिब से धांधली के इल्जामात एक बार फिर सामने आए, मगर दिलचस्प तौर पर 2024 के आम इंतखाबात में मुबैना धांधली से मुतालिक PTI की दरख्वास्त अब आईनी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। अब सवाल यह है कि PTI अदालत में पेश होकर लड़ती है या सियासी हिकमत अमली के तहत बाइकआउट को जारी रखती है। इन ज़िमनी इंतखाबात ने एक और बड़ी सियासी तब्दीली भी जन्म दी है। मुस्लिम लीग नून अब 132 नशिस्तों के साथ ऐवान की सबसे बड़ी जमात बन चुकी है, यानी कौमी असम्बली की, और इसे दीगर छोटी जमातों और आज़ाद अरकान की हमायत से सादा अक्सरियत 170 हासिल हो गई है। इसका मतलब ये है कि अब कानून साजी के लिए पीपल्स पार्टी पर इन्हिसार ज़रूरी नहीं रहा। अगर पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल में हुकूमती इत्तेहाद से अलग होने का फैसला करे तो मौलाना फजल रहमान और उनकी जमात की अहमियत बढ़ जाएगी। सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ का बाइकआउट का फैसला दुरुस्त था? नून लीग को सादा अक्सरियत मिलना और पीपल्स पार्टी खत्म होना क्या नए निज़ाम की जानिब कदम है? क्या पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल करीब में अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बन सकती है? इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार माजिद निज़ामी, और उनके साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून की रहनुमा शुमाइला राना। आप दोनों को वेलकम करती हूँ स्नो राउंड अप में। माजिद, सबसे पहले तो ये बताइए, PTI ने तकरीबन तमाम नशिस्तों का बाइकआउट किया, मगर हरीपुर और लाहौर NA 129 में मुकाबला किया। क्या हरीपुर की शिकस्त, जहाँ PTI की अपनी हुकूमत है और उमर अयूब की खानदानी नशिस्त भी है, आप क्या समझते हैं कि हकाइक क्या है जो PTI कह रही है कि धांधली हुई है? वाकईतन क्या धांधली हुई है जहां उनकी अपनी हुकूमत हो, या फिर लोगों ने PTI को वोट नहीं दिया? कितना कंसर्निंग है ये PTI के लिए? जी, बहुत शुक्रिया। इसमें 3 से 4 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिनको मेरा ख्याल है देखना चाहिए। एक तो ये है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से सबसे पहले जो फैसला किया गया वो खासा मुतनाज़िया था कि जिसमें आप कुछ हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, कुछ से नहीं लड़ रहे। जिन हलकों से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं वहां पे आपके पास और उसके दलाइल हैं, जहां पे आप नहीं लड़ रहे वहां पे आपके पास उसकी और दलील है। तो पहली तो बात यह कि आप नैरेटिव जब बनाते हैं तो उसके अंदर एक कंसेंसस होना चाहिए, पता होना चाहिए कि पार्टी की क्या है। अगर सेम डे इलेक्शन हो रहा है तो उसके अंदर इस चीज को मेरा ख्याल है मद्देनजर रखना चाहिए कि आपकी पॉलिसी क्या है पूरे पाकिस्तान में। पहली तो बात यह है। दूसरा मामला यह है कि हरीपुर का जो हलका है उसमें जो बाबर नवाज खान है वो एक बड़े इंपॉर्टेंट कैंडिडेट हैं जिनका अपने हलके के अंदर बहुत असर और रसूख है, और वो वहां पे बाकायदा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं, टाइम देते हैं, उनका वहां पे नेटवर्क है। उन्होंने इससे पहले भी 2000 अब वो बिल्कुल विन किया था और उस वक्त भी उन्होंने PTI को हराया था। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जी वो कोई ऐसे कमजोर कैंडिडेट थे। बिल्कुल उनका हलके के अंदर असर और रसूख मौजूद है। बाकी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज थी पंजाब की खसूसन, उसके अंदर हमें वन वे एक तरफा मुकाबला इसलिए आया कि वहां पर पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हुई। डेरा गाजी खान में चूंकि खोसाज वर्सेस लगारीज थे, वहां पर हमें कुछ थोड़ी बहुत एक्टिविटी देखने में मिली। फैसलाबाद में
तलाल चौधरी और नवाब शेर वसीर का चूंकि एक पुराना एक रवायती मसला है, तो वहां पे थोड़ी बहुत एक्टिविटी थी। बाकी जितने भी हलके थे वहां पर अगर तहरीक इंसाफ नहीं थी तो वहां पर फ्रैंकली मुस्लिम लीग नून भी नहीं थी, और उनके जितने भी लोग थे वो उस तरह से एक्टिव नहीं थे। और इसको फिर हमने ये देखा कि इसका जो नंबर टर्न आउट का आया है उस पर भी इसका बाकायदा असर पड़ा है। मिसाल के तौर पे 13% एक अगर कौमी असम्बली के हलके का टर्न आउट होता है फैसलाबाद में, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अवाम उसमें कितने के इंटरेस्टेड थे। तो ये मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून से बढ़कर पॉलिटिकल पार्टीज को सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से अवाम उस दिन आने में दिलचस्पी ही खो बैठी है। सही। शुमाला साहब, बज़ाहिर तो नून लीग ने तमाम नशिस्तें जीत ली हैं, मगर एतराज़ उठाने वालों का सवाल ये है कि अकेले रेस में दौड़कर आप फर्स्ट आए हैं, क्योंकि पीटीआई का तो बाइकआउट था। वहीं हमने देखा कि उसी वजह से ही टर्नआउट भी मुश्किल 20% रहा। क्या आप इस तरह की जीत को खुद को मकबूलियत कह सकते हैं कि आप मकबूल जमात हैं, या ये क्राइटेरिया है आपकी मकबूलियत का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात को देखें कि इनका अपना एक बयानिया और एक जो नज़रिया होता है ना किसी भी जमात का, वो एक होता है। इनकी जमात के अंदर ना मुख्तलिफ हाउसेज़ हैं, इनकी जमात के अंदर मुख्तलिफ रूम्स हैं। मिसाल के तौर पे ये पहले तो मौरूसियत का ताना देते हैं, फिर इन्होंने उमर अयूबी की वाइफ को टिकट दे दिया। इन्होंने कहा कि हमने इलेक्शन का बायकॉट करना है। किस इलेक्शन का बायकॉट किया भई आप लोगों ने? आप लोगों को अपनी हार शिकस्त जो है वो नज़र आ रही थी। आपने एक हिकमत अमली बनाई। आपने ये कहा कि जहाँ पे मीठा-मीठा होगा वो तो हम हप-हप कर लेंगे, लेकिन जो कड़वा होगा वो हम थू-थू कर देंगे। अगर हम जीत गए तो वो एक शेर है ना कि जीतूँ तो तुझे पाऊँ, हारूँ तो पिया तेरी। तो ये वो वाला हिसाब था। इन्होंने कहा जहाँ से हम जीतेंगे हम कहेंगे जी हम मकबूल हैं, और जहाँ पे हमारी शिकस्त हो जाएगी हम कहेंगे जी हमारा बायकॉट है। ये 2 नंबरियाँ जमातों के अंदर नहीं चलती। बयानिए इस तरह नहीं बनते, इलेक्शन के मैदान में आप लोग इस तरह नहीं उतरते। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि क्या ये आपकी मकबूलियत का जो है पैमाना ये है? तो देखिए, मकबूलियत का पैमाना आप किस चीज़ को कहती हैं? आप जब मैदान इंतखाबी जो अमल में जब आप उतरते हैं, तो हार-जीत तो मुकद्दर होती है। लेकिन अगर हम सोचें कि जी इस इलेक्शन में शायद हम हार जाएँ, तो हम उस इसका मतलब है कि हम लोग अपना इलेक्शन छोड़ दें, हम बायकॉट कर दें। हमने तो बड़े-बड़े बुरे हालात में जब हमारी पूरी क़यादत जो है सफ़े अव्वल की वो जेल में थी, हमने उस वक़्त भी इलेक्शन लड़े, हार-जीत हुई, हमने कबूल किया। ये इनकी पुरानी आदत है। इनकी पुरानी आदत है, ये जहाँ पर अपना जीत नज़र आती है, वहाँ पर ये खड़े हो जाते हैं, और जहाँ पे इनको अपनी हार नज़र आ रही होती है, ये एक धांधली 2 लफ्ज़ इन्होंने सीखे हैं, धांधली, धौंस, धांधली। ये इन्होंने इल्ज़ाम लगा के अपने आप को ये मुबर्रा कर लेते हैं, तो ये ऐसा नहीं है। अवाम में शऊर आ गया, अवाम में आगाही आ गई कि 12 साल से आप लोग एक ही जो है वो हुकूमत कर रहे हैं सूबे पे, लेकिन उस सूबे में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल बेहतर नहीं है, अमन-ओ-अमान वहाँ पर ज़ीरो है। आपका एजुकेशन का रेट देख लें, आप हेल्थ फैसिलिटीज़ देख लें, कोई स्टेट ऑफ द आर्ट आप हॉस्पिटल मुझे दिखा दें। हालाँकि शौकत खानम का जो हॉस्पिटल है, जो चंदे के ऊपर बनता है, वो उसके लिए तो ये बड़े बेताब थे। लेकिन इन्होंने अपने सरकारी वसाइल से जो है वो अवाम के लिए कुछ नहीं किया। यानी आप कह रही हैं कि जो यही चीज़ें आप लोग कह रहे हैं, जो तरक्की आप लोग कर रहे थे उसका वोट मिला आपको? अपने घर के अंदर, अपनी हुकूमत में रहते हुए अगर कोई बंदा हार जाए, तो उसको तस्लीम करना चाहिए कि हम हार गए हैं, हमारी कमज़ोरियाँ हैं, उसको इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। उनकी हुकूमत उनके नाक के नीचे हम सीट निकाल कर ले गए हैं। आखिर अवाम ने हम पे ट्रस्ट किया है, अवाम ने फैसला दिया है कि वो 9 मई वालों के साथ नहीं है, वो 28 मई वालों के साथ हैं। बस इसी के अंदर ही ये सब चीज़ें पिना है। माजिद, आपके ख्याल में कितना दुरुस्त है ये जो शुमाला राना साहब भी कह रही हैं कि अवाम ने तरक्की को वोट दिया है, उन्होंने 9 मई का बयानिए को रद्द कर दिया है, और दूसरा ये कि मुस्लिम लीग नून का जो तमाम 6 कौमी नशिस्तें जीतना और फिर 6 सूबाई नशिस्तें जीतना, यू थिंक कि ये वाकई हुकूमत की मकबूलियत है, या फिर हम इसे वही रवायती बयानिए के मुताबिक देखें कि जिसकी हुकूमत होती है वही अमूमन ज़िमनी इंतखाबात जीतता है, कोई इसमें कोई बहुत बड़ी कोई एक्सपेक्टेड था ये जितने भी नताइज थे,
या फिर वाकई आवाम ने इन तरक्की को देख के वोट दिए? आर यू बाइंग दिस? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट इसलिए है कि ये बात तो दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग नून के एमएनएस जीत चुके हैं। जब हम इसकी डिटेल में जाते हैं तो फिर ये पता चलता है कि जो टर्न आउट का नंबर है वो हमें ये बता रहा है कि जो वोटर है वो मुस्लिम लीग नून का भी इन हलकों में दिलचस्पी नहीं रखता था। इन हलकों में इलेक्शन 2024 के जो टर्नआउट के नंबर्स हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। सिर्फ पंजाब असेंबली का एक हलका साहिवाल का ऐसा है जहां पर 50% टर्नआउट गया है। बाकी तमाम पंजाब की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें 13% से लेके 42% तक जो है वो टर्नआउट रहा है। तो ये नंबर इस चीज को जाहिर करता है कि अगर तरक्की का या डेवलपमेंट का जो बयानिया मुस्लिम लीग नून जिसका दावा कर रही है उसको वोटर के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही। ये तो दुरुस्त है कि उनके पास जीत है, वो अपने हलफ उठाएंगे, हलकों की नुमाइंदगी करेंगे, लेकिन जो अवाम की पार्टिसिपेशन है उसका जो नंबर है वो इस चीज को बताता है कि बाई इलेक्शन के अंदर जो दिलचस्पी है या जो कनेक्टिविटी है वो तहरीके इंसाफ तो मैदान में थी ही नहीं। मुस्लिम लीग नून का जो वर्कर है वो भी उस तरह से एक्टिव नजर नहीं आया। अगर वो नजर आता है एक्टिव तो डेफिनेटली जो उम्मीदवारों का वोट है उसके अंदर वो जरूर रिफ्लेक्ट होता, तो वो वहां पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। मैं यहां पर एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगा कि बाई इलेक्शंस में हमारे सामने 2022 के बड़े मशहूर बाई इलेक्शन हैं जिसके अंदर मियां हमजा शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी। उस वक्त अगर आप देखें जो टर्न आउट था उसमें पीएमएलएन ने भी अपनी तरफ से मुकम्मल जोर लगाया क्योंकि एक मुकाबले की फिजा थी। उसके अंदर जो हमारे पास टर्न आउट आते हैं वो सारे हमारे पास 50% के हैं। 65% का भी बाई इलेक्शन में हमारे पास टर्न आउट 2022 में आया क्योंकि उस वक्त एक पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही थी। तो जब पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है, पार्टीज एक्टिव होती है, तो दोनों तरफ से जोर लगाया जाता है। जब मुकाबला एक तरफा होता है तो जो पार्टी कंटेस्ट कर रही होती है वो वैसे ही होपफुल होती है, उनको पता होता है कि हमारा मुकाबला कोई नहीं, हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो वो चीज फिर नंबर्स के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती है। और जो 13% का टर्नआउट अगर एक कौमी असेंबली के हल्के में रहता है तो आप उसे अंदाजा कर सकते हैं कि उस कौमी असेंबली के हल्के के अंदर इलेक्शन कैंपेन कैसी चली होगी, वहां पर जो हुकूमती अरकान है उनकी कितनी मेहनत होगी, जो हुकूमती वर्कर्स हैं वो कितने एक्टिव होंगे। उस सारा कुछ करने के बाद इलेक्शन डे पे 13% जो है वो टर्नआउट आ रहा है। तो इस चीज को मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून को भी सोचना चाहिए कि तहरीक इंसाफ तो मौजूद ही नहीं है, तो आपकी जो अपनी परफॉर्मेंस जो पेपर पे आ रही है वो इस चीज को मेरा ख्याल है वैलिडेट नहीं कर रही कि अवाम का एक बड़ा नंबर आपके साथ है। शुमाइला राना साहब, मैं ये चाहूंगी कि आप इसको एड्रेस जरूर कीजिएगा। ये जो कह रहे हैं कि जो टर्न आउट है ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आप जो चीज़ें पेपर पर हैं वो उस तरह की वैलिडेट नहीं कर रही। जो टर्न आउट आया है आप अपने वर्कर को उस तरह से नहीं निकाल सके। दूसरा, आप लोगों ने जिस तरह से भी इंतखाबात जीते हैं वो तो एक अलग मामला है क्योंकि अपोजिशन इसको धांधलीज़दा और हुकूमती मशीनरी के इस्तेमाल वाला इंतखाब कह रही है। मगर इसमें अहम बात ये भी है, अभी आपने पहले भी मैंशन किया कि अपोजिशन भी आपको ताना देती रही है कि आपको आम वर्कर नहीं मिला जिस पर आप एतमाद कर सके, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात में अक्सरियत किसी न किसी वजीर, मुशीर या साबिक सियासतदान के रिश्तेदार ही रहे हैं। मिसाल के तौर पर अभी माजिद नज़ाइम साहब ने खुद भी ट्वीट किया हुआ था, उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि राना सनाउल्लाह के दामाद राना अहमद शहरयार, फिर वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर, साबिक वजीर मनाजिर रांझा के बेटे सुल्तान रांझा, फिर इसी तरह साबिक वजीर राजा रियाज के बेटे राजा दानियाल। आम वर्कर नहीं मिलता। क्या आपकी पार्टी में भी गुंजाइश नहीं है कि आम वर्कर आगे आ सके? देखिए, बात आपकी ये किसी हद तक दुरुस्त है, मगर हमने इनकी तरह मौरूसियत का नारा लगाकर हम मैदान अमल में नहीं उतरते। अगर किसी का डॉक्टर का बेटा लायक है और वो एमबीबीएस पास करता है तो उसका हक बनता है कि वो जो है वो आपका जो वो डॉक्टर बने। इसी तरह अगर कोई सियासतदान है और उसके बच्चे को अवाम पसंद करती है, वो अवामी तवक्कात पे पूरा उतरता है, तो उसको हक है, वो अगर उसका बेटा है, भाई है, तो वो इलेक्शन लड़े। इसके ऊपर मैं बात नहीं करती क्योंकि हमारी इतनी हाई होप्स नहीं है इसके ऊपर, हमने इतनी हाई सेइंग इसके ऊपर नहीं की हुई। मकसद कहने का ये है यहाँ पे कि प्रॉब्लम टर्न आउट की नहीं है। जब भी ज़िमनी इलेक्शन होता है, टर्न आउट का जो आम जनरल इलेक्शन है उससे थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा कम होता है, बट ये तो बहुत ज्यादा कम है बना। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, होता ये है कि जब ज़िमनी इलेक्शन होता है तो उस तरह से माहौल को बनाना पड़ता है
क्राउड को चार्ज करना पड़ता है, आपको मोमेंटम बनाना पड़ता है। इसके अंदर हमारी, अगर आप हमारे पीएमएलएन के पेजेस देख लें ऑन सोशल मीडिया, आप देखेंगे हमारी बहुत बेहतरीन कैंपेन चली। अवाम ने उसमें पुरजोश अवाम आई, अपना जोशो जज्बा जो है वो दिखाया, आम पब्लिक भी। आपने उसकी, मैं आपको मिसाल देती हूँ, मियाँ वाली की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम खवातीन इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकली, उनके कन्वेंशन हुए। मैं खुद खातून होकर पहली दफा मैंने पूरी पीपी 87 की जो कैंपेन है उसकी मॉनिटरिंग की। मैंने खुद कैंपेन चलाई, मैं एक एक जलसे में गई हूँ कैंडिडेट के साथ। मैंने बड़े बड़े मर्दों के इज्तिमात से जो है वो मुखातिब हुई हूँ और रिक्वेस्ट की है, खवातीन से ही हुई है। इसी तरह हमारे जो फैसलाबाद में राना शहरियार साहब थे, राजा दानियाल साहब थे, उनकी कैंपेन जो है मुख्तलिफ लोग चला रहे थे। वहां पे हमारे देरीना कारकुन इसार खान साहब के जो बेटे हैं, उन्होंने उनकी कैंपेन को बड़े अच्छे तरीके से चलाया। हमारी खवातीन वहां पर थी, उन्होंने उनकी कैंपेन को बहुत अच्छी तरह से लेकर चली। राना सनाउल्लाह साहब की मिसेज है, अपने बेटे की कैंपेन उन्होंने की। तो ये सारे लोगों को इन्होंने क्राउड को चार्ज किया और लोगों ने अपना एहसास दिलाया कि हम तरक्की, खुशहाली और जो अवाम का सोचेगा हम उसके साथ होंगे। इस दफा हम झूठे नारों, वादों के साथ हम नहीं खड़े होंगे। तो अवाम ने अपना फैसला दे दिया। भाई अपोजिशन को तो ये तरास था ना, उनको तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिल रही थी ना, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि हमारे साथ ज्यादती हुई, हम नहीं इसमें हिस्सा बनेंगे। तो ग्राउंड खुला था आपके लिए, मैदान खुला था। नहीं देखिए, अगर किसी ने कोई करप्ट प्रैक्टिस की है और अदालत उसको सजा दे देती है और उसका रास्ता बंद हो जाता है, तो वो मैंने तो या आपने तो नहीं किया, वो पीएमएलएन ने या पीपल्स पार्टी ने तो नहीं किया। और उसके बाद उनके पास इनकी पूरी सरगर्मियां हैं। ये लोग मीटिंग्स करते हैं, ये लोग एक दूसरे से मिलते हैं, इनकी सोशल गैदरिंग होती है, पॉलिटिकल गैदरिंग होती है, इनका कोई रास्ते बंद नहीं। यानी आप कह रहे हैं कि यहाँ पे पंजाब में, लाहौर में कोई मसला नहीं था? कोई मसला नहीं था, बिल्कुल ठीक है। पंजाब में क्या, इनको पूरे पाकिस्तान, ये तो खुद मसला है भाई, इनको मसला क्या है? ठीक है मैम, एक छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। माजिद, जिस तरह से मैम कह रही है कि हमने देखा कि नून लीग ने मौरूसियत को इन इंतखाबात में भी परवान चढ़ाया, और वो कह रही है कि अगर वो काबिल है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है इस पे, चाहे वो किसी वजीर का हो, मुशीर या सियासतदान के रिश्तेदार थे। आप क्या समझ रहे हैं कि मौरूसियत नून लीग की मजबूरी है या फिर कमज़ोरी है, जिसे वो समझते हैं कि अगर ये ना किया तो हार जाएंगे? दूसरा, एक और चीज़, क्या आपको भी लगता है कि पीटीआई को वाकई लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है और उनका फैसला ये गलत था? अगर वो बाइकआउट ना करते तो शायद वो बड़े अच्छे से मुकाबला कर सकते थे। जी, मैं दोनों पॉइंट्स का जवाब देने की कोशिश करता हूं। पहली बात तो ये कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का जो पार्टी स्ट्रक्चर है वो फैमिलीज पे बेस्ड करता है, तो इसलिए इस मामले को उनकी जानिब से इशू टेक्निकली बनाया ही नहीं जा सकता। वो इस चीज के ऊपर बात नहीं कर सकते कि जी फलां का रिश्तेदार खड़ा है, फलां का रिश्तेदार नहीं खड़ा, क्योंकि उनकी जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की है उसके अंदर हमें यही देखने को मिलता है कि मियां नवाज शरीफ है, मियां शहबाज शरीफ है, मियां हमजा शहबाज शरीफ है, मरियम नवाज शरीफ है, उसके बाद फिर बाकी जितने भी रहनुमा हैं, एहसन इकबाल है, उनके बेटे हैं, इस तरह करके एक प्रॉपर ग्रुप है। तो वो उनकी जानिब से इस चीज को एज ए डीमेरिट डील नहीं किया जाता, उनकी जानिब से इसे एज ए मेरिट ही देखा जाता है। और फिर इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज में जो पार्टी लीडर हैं वो कंफर्टेबल फील करते हैं कि अगर उनके घर के अंदर से ही कोई आदमी जो है वो एमपीए बन रहा है, एमएनए बन रहा है, सेनेटर बन रहा है, ताकि वो जो एक ग्रुपिंग है वो इंटैक्ट रहे। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इन पॉलिटिकल पार्टीज का ये क्लेम ही नहीं है कि मौरूसियत कोई प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा मसला जो आपने बयान किया कि जी पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड है कि नहीं, पहला इशू ये है कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन का बाइकआउट करती है तो उसको उसका सियासी नुकसान तो बिल्कुल होता है, इसमें तो कोई शक नहीं। हमारे सामने पीपल्स पार्टी की 85 की मिसाल है, तहरीक इंसाफ की 2008 की मिसाल है, जमात इस्लामी की 1997 की मिसाल है कि जब जब उन्होंने बाइकआउट किया तो उनको पॉलिटिकली नुकसान तो हुआ, लेकिन बाइकआउट के जरिए आप कहीं ना कहीं एक मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं कि हम मौजूदा सिस्टम के साथ
सिंक नहीं हो पा रहे, हमें इससे इख्तलाफ है। मिसाल के तौर पर 1993 में एमक्यूएम ने इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया कराची में, तो क्या आप यकीन करेंगे कि वो तमाम सीटें जहां पर 1-1 लाख पे 90-90 हजार पे एमएनए मुंतखब होते थे, वहां पर 93 में 10-10 हजार और 12-12 हजार पे एमएनए मुंतखब हुए। वो एमएनए मुंतखब तो हो गए, असेंबली में भी चले गए, लेकिन वो आज तक अपनी सफाइयां देते फिरते हैं, आज तक वो अपनी क्लैरिफिकेशन देते फिरते हैं कि देखें जी वो 93 के, अच्छा आप 93 वाले एमएनए। तो वो एक पॉलिटिकली एक रिचुअल बन जाता है। तो इसलिए ये बात तो दुरुस्त है कि बाई इलेक्शन हो गया है, उसमें बेशक टर्नआउट कम है, लोग जीत चुके हैं, लेकिन वो जो उसकी क्रेडिबिलिटी होती है उस पर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। बिल्कुल सही। शमाला साहब, नून लीग की मुसलसल इंतखाबी फतूहात के बाद भी मुआशी सूरत हाल वहीं खड़ी है। टेक्सटाइल कॉटन इंडस्ट्री तारीख के बदतरीन मुआशी बहरान से दो चार है, उनकी यूनियन एहतजाज कर रही है। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत को चीनी की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार करार दी है। क्या ये सब आपकी तरजीहात में आता है? देखिए, मैं आपको यहाँ पे ये बताती चलूं कि पाकिस्तान के जिस वक्त हम हुकूमत में आए थे, पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही थी और अब भी नहीं बह रही, ये हकीकत है। लेकिन हम हम पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और मईशत की बहाली के लिए कोशां हैं। हमने एनर्जी के ऊपर काम किया, हमने लोगों की जो यूटिलिटी जो बिल्स हैं उसके ऊपर काम किया, हमने जो आपकी सफारती जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर किया, और पूरी कौम ने देखा कि पाकिस्तान को जो आलमी सतह पर पजीराई मिली, ये भी एक हमारी तरक्की का ही शाखसना है। दूसरी बात ये है कि जो इशूज हैं, जिस तरह का कॉटन का जो इशू है वो मैं देख रही हूँ, उसके ऊपर आपको पता कि एक नागहानी आफत का हमें सामना करना पड़ा, और जो कॉटन की जो फसल थी वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई। और इसी तरह जो आगे हमें इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो भी भुगतने पड़ेंगे। हमें ये इस दफा जो हमारी गजाई जो किल्लत है, खुदा न खास्ता किल्लत तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमें थोड़े से अपने अजनास के मामले में हमें डिपेंडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बेहतरीन फसल जो है वो इस वक्त सैलाब की नजर हो गई थी। और जब आपके साथ ये सारे इश्यूज होते हैं, तो जब नेचुरल डिजास्टर जो है वो किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में आए, तो वहां भी वो अपने साथ छोड़ते हैं, तो फिर एक तरक्की पजीर मुल्क है। तो मैं समझती हूँ कि इंशाल्लाह ताला हमने गंदम की जो प्राइस है उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, हमने उसकी प्राइस बिल्कुल नहीं बढ़ाई। हमारे एसोसिएशन फ्लोर आटे की जो एसोसिएशन है, उन लोगों ने भी हमारे पे बहुत प्रेशर दिया, किसानों का बहुत प्रेशर था, लेकिन अभी हमने मैम जिस तरह मिडलमैन से का रोल ही आईएमएफ ने खत्म कर दिया। जिस तरह से पाकिस्तान में अंदरूनी ऑडिट के निज़ाम पर जो सवालिया निशान उठाया है और उस पर उन्होंने बड़ी गहरी तशवीश का इजहार किया है और खबरदार किया है कि ये खला जो है वफाकी सतह पर अंदाजन कोई 40 खरब रुपए और सूबों में से इससे भी ज़्यादा के अवामी फंड्स के लिए बड़े मौलियाती खतरात पैदा करता है। आईएमएफ ने खुद मुख्तार एक ऑडिटर जनरल का भी मुतालबा किया है। अब आप बताएं, आपकी हुकूमत के बयानात पर यकीन करें या फिर इन आलमी फोरम्स के खदशात पर अफसोस करें? देखिए, उनका जो आलमी मालियाती जो फंड है या जो वो देने वाले हैं, उनका क्राइटेरिया है। जाहिर सी बात है, जब वो किसी को फंडिंग करेंगे तो उन्होंने अपने जो असूल हैं और अपने जो मामलात है उसी तरह ही करना है। मगर मैंने आपको पहले भी ये कहा कि यहाँ पे कोई दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही, हमें इस चीज का अंदाजा है। और अगर वो ऑडिट करवा भी लें हम लोग, अगर कोई एक्स्ट्रा से कोई थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लें, तो मेरा ख्याल है शफाफियत के ऊपर तो पीएमएलएन को कभी भी एतराज नहीं हुआ। इसके ऊपर तो हम जो है वो मनवन कबूल करने के लिए तैयार है, लेकिन हम मजीद टैक्सेस को बढ़ाना नहीं चाहते, अवाम के ऊपर बोझ नहीं डालना चाहते। आईएमएफ का डे वन से यही है कि अवाम के ऊपर आप टैक्सेस जो है वो उसको निफाज करें, और ताकि आपको रेवेन्यू कलेक्ट हो और उनकी किस्तें जो है वो टाइम पे उतरती रहे। लेकिन आपको पता है मरियम नवाज लेकिन हर बार की तरह तनख्वाहदार तबके पर ही तो सारा बोझ डाला जाता है, अवाम पे ही टैक्सेस का बोझ डाला जाता है और शराफी इससे बरुल जमा हो जाती है। मजीद नहीं डालना चाहते। बिल्कुल माजिद, मुस्तकबिल ठीक, माजिद आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? क्योंकि अब जो हालात बन रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है, कहीं एजाज सईद की वो सदर वाली खबर या फिर सुहेल वड़ाइच की वो जो निज़ाम तब्दीली वाली खबर में कुछ सदाकत लग रही है? आप क्या समझते हैं, ऐसा कुछ मुमकिन है या क्या फोर्सी कर रहे हैं? देखिए, दो चीजें इसमें मेरा ख्याल है कि नोट की जानी चाहिए। एक तो ये है कि अब मुस्लिम लीग नून और जो उसकी छोटी इत्तेहादी जमातें हैं उनका नंबर 170 पे आ गया।
तो एक तो जी। टेक्निकली पीपल्स पार्टी की अब जरूरत नहीं रही मुस्लिम लीग नून को। दूसरा मामला ये है कि जो 2/3 मेजोरिटी वाला मसला था वो भी पंजाब असम्बली के साथ साथ नेशनल असम्बली का जो मामला था और सेनेट का मामला था, अब वो भी काफी हद तक क्लियर हो चुका है। सेनेट में 1-2 वोट का इशू है, बाकी नेशनल असम्बली क्लियर हो चुकी है। तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास या रियासत के पास एक ओपन फील्ड है कि जिसके अंदर वो अपने जितने भी काम है वो कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब हम इसको इकोनॉमी से कनेक्ट करते हैं तो फिर हमें वहां पर वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स नजर नहीं आते, या हमें वो एक ऐसी फ्लाइट टेक ऑफ करती नजर नहीं आती कि जिसकी बुनियाद पे हम ये क्लेम कर सकेंगे जी 6 महीने बाद या 8 महीने बाद मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। मिसाल के तौर पर चीनी का मामला है तो पंजाब के अंदर डेफिनेटली जो है वो बाकी तमाम चीजों की प्राइस कंट्रोल की जाती है, लेकिन जब चीनी का मामला आया तो उस वक्त सब चुप करके बैठ गए, क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट है वो उसके साथ होता है। चीनी 165 से 200 पे चली गई, 205 पे चली गई, लेकिन क्या है कि शुगर मिल एसोसिएशन से मुज़ाकरात हो रहे हैं, चीजों को बनाने की कोशिश की जा रही है, कोई छापा नहीं पड़ा। तो जब हम इकोनॉमी को देखते हैं और गवर्नमेंट की कंफर्ट पोजीशन को देखते हैं तो वो मैच नहीं कर पा रहे। होना तो ये चाहिए था कि इतना फ्री हैंड अगर किसी मुआशी महाज के ऊपर इतनी आसानियां करते कि मामलात सारे बेहतर हो जाते, लेकिन वो जब हमें डिस्कनेक्ट नजर आता है तो उससे पता चलता है कि शायद गवर्नमेंट की जो तरजीहात हैं वो कुछ मुख्तलिफ हैं और वो अपनी इस कम्युनिटी का जो फायदा है वो खुद उठाना चाह रहे हैं, अवाम को मुंतकिल करना नहीं चाह रहे। तो ये वो एक प्रॉब्लम है कि इस वक्त सियासी मंजरनामे में हुकूमत के सामने कोई हरीफ नहीं है, लेकिन इस सियासी मंजरनामे की वजह से अवाम को जो फायदा होना चाहिए था वो नहीं हो रहा, बल्कि गवर्नमेंट के जो अपने 1, 2, 3, 4 मकासद हैं वो पूरे हो रहे हैं। और ये मुआशी बहरान गवर्नमेंट के लिए चैलेंज साबित हो सकता है। देखिए, अभी तक तो कोई चैलेंज पॉलिटिकली मौजूद नहीं है। उसकी वजह यह कि जो नेशनल असेंबली का स्कोर कार्ड है, सेनेट का स्कोर कार्ड है, वो सेटल हो चुका है, उसके अंदर कोई ऑपोजिशन नजर नहीं आती। तो ये मामला तो गवर्नमेंट के सामने बिल्कुल भी नहीं है। तो अब इस ओपन फील्ड से जो फायदा उठा के सोशल वेलफेयर का या अवाम की बहबूद का जो काम करना चाहिए वो मेरा ख्याल है नजर आना चाहिए, वो इस वक्त नजर नहीं आ रहा। इसलिए फिर अवाम इस सारे प्रोसेस से डिस्कनेक्ट कर जाती है। बाई इलेक्शंस का टर्नआउट ये बताता है कि अवाम होपलेस है। बाई इलेक्शन है उनका ओवरऑल टर्नआउट जो है वो 28% बनता है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो पॉलिटिकल इस वक्त मंजरनामा है उससे अवाम कनेक्ट नहीं कर पा रही, वो उसमें से निकल चुकी है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया माजिद निजामी, सीनियर तजज़ियाकार और आला मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी। गुफ्तगू आपने सुनी। वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, खित्ता इस वक्त बदतरीन अदम इस्तेहकाम, दहशतगर्दी, सफारती कशीदगी और आलमी ताकतों के खामोश टकराव के दरमियान घिरा हुआ है। ये सब इशारे हैं कि दहशतगर्दी का नया दौर खामोशी से पिनप रहा है। आज सुबह पेशावर में खुदकुश बमबार ने अपने आप को एफसी हेडक्वार्टर के गेट पर धमाके से उड़ा दिया, जिसके बाद दीगर 2 हमलावरों ने दाखिल होने की कोशिश की। फोर्सेस ने फौरन ऑपरेशन करते हुए हमला नाकाम बना दिया। फोर्सेस के ऑपरेशन में 3 एफसी एहलकार शहीद और 2 जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब ज़ियारत में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बनाते हुए 5 अफगान दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुल्ज़मान के कब्जे से भारी मकदार में असला, धमाका खेज मवाद और मवासलाती आलात बरामद हुए हैं, जिसमें 11 हैंड ग्रेनेड्स, 1 किलो बारूदी मवाद और 1 ग्रेनेड लॉन्चर, 2 RPG रॉकेट्स और 13 एम्यूनेशन बैग्स और कालादम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का लिटरेचर शामिल है। अफगानिस्तान की सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होना अब आलमी फोर्सेस के लिए भी दर्दे सर बन चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आलमी ओहदेदारान की जानिब से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की गई है। अफगान जरीदे अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक SCO के ओहदेदारान ने मुतनब्बे किया है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह ज़्यादा फ़ाल हो रहे हैं। सरबराह एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ने खबरदार किया है कि बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द गिरोहों की सरगर्मियाँ अफगानिस्तान और शाम में बढ़ गई हैं। दहशतगर्द गिरोह हमले, स्लीपर सेल्स के क़याम और फंड इकट्ठा करने के लिए दायराकार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अब अफगान दहशतगर्दों की पुश्तपनाही करने वाला भारत भी खित्ते के अमन को नुकसान पहुंचाने के लिए फ्रंट फुट पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने
इस बार आलमी कवानीन के खिलाफ एक और गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। उनका कहना था कि आज सिंध की सरजमीन इंडिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन तहजीबी तौर पर सिंध हमेशा इंडिया का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो सरहदें बदल सकती हैं, क्या पता कल को सिंध फिर से इंडिया में वापस आ जाए। एक जाने भारत की गीदड़ भभकियां जारी हैं, तो वहीं ऑन ग्राउंड हालत यह है कि मई में पाकिस्तान से राफेल गिराने के बाद अब दुबई एयर शो में भारतीय साख्ता तेजस भी गिरकर तबाह हो गया और गुज़श्ता 30 साल के डेटा के मुताबिक भारत के 550 के करीब जहाज गिरकर तबाह हो चुके हैं। अफगानिस्तान और भारत का मिलाप खित्ते समेत दुनिया के लिए आलमी खतरा है। क्या दुनिया इस पर बड़े पैमाने पर एक्शन लेगी? क्या कि आलमी सतह पर बेइज्जती अब उसके जारहाना रवैये को तब्दील कर पाएगी? इन मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब। आपको वेलकम करते हैं सुनो राउंड अप में। समरेज साहब, पेशावर FC हेडक्वार्टर पर हमला हुआ, आप क्या समझते हैं कि ये किसी बड़े मुनज़्ज़म नेटवर्क के दोबारा मुतहर्रिक होने का इशारा है? क्योंकि 3 हमलावरों की कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई, फिर क्या दहशतगर्द तंजीमें दोबारा बड़े हमलों की सलाहियत हासिल कर रही हैं? पाकिस्तान को इसके सदेबाब के लिए बड़े पैमाने पर आपके ख्याल में अब क्या करने की जरूरत है? देखें, बहुत पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि बहुत अनफॉर्चुनेट है कि लगातार हमारी कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं और ओवरऑल जो खित्ते की इन्वायरमेंट है, जिसमें कि इसी साल मई के महीने में हमने इंडिया को एक बहुत बुरी शिकस्त दी, इंडिया को हजीमत उठानी पड़ी और शर्मिंदगी उठानी पड़ी। दूसरा, इसके साथ साथ हमारे अफगानिस्तान के तल्लुकात भी कशीदा हो गए। हमने उनके साथ भी एक ऐसी सिचुएशन देखी जो कि बहुत एक लड़ाई वाली सिचुएशन थी। तो इन दोनों पहलुओं को देखते हुए इस चीज़ का कभी इम्कान है कि ये जो दहशतगर्द है ऑन द बिहेस्ट ऑफ इंडिया एंड अफगानिस्तान दोबारा से मुनज़्ज़म हो रहे हैं और ये कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। जब हमने अफगानिस्तान के ऊपर मतलब जो रिटेलिएट किया हमने, तो उसके बाद हमें नज़र आया कि कुछ हद तक इन कार्रवाइयों में कमी आई, लेकिन आज का इंसिडेंट एक दफ़ा फिर इसी चीज़ की का इजहार करता है कि ये दोबारा से सर उठा रहे हैं और हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सर, ज़ियारत में गिरफ्तार होने वाले अफगान दहशतगर्दों के पास मिलने वाला असला और फिर TTP का लिटरेचर, अब क्या हमें दुनिया को बाकायदा ये दिखाना नहीं चाहिए कि कैसे सरहद पार से मुसलसल इन दहशतगर्दों को सपोर्ट मौजूद है और कैसे अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है? और हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो सपोर्ट कर रहा है। क्या पाकिस्तान अब बाकायदा इन दहशतगर्दों के असल ठिकानों पर हमला करने का हक नहीं रखता कि वो सरहद पार ही क्यों ना हो? एब्सोल्युटली, बिल्कुल हमें हक हासिल है, क्योंकि हमने हर लिहाज से कोशिश की है कि जो नेबरिंग मुल्क है उसको एहसास हो कि उसने हमारी जो जेन्युइन कंसर्न है सिक्योरिटी को उनको एड्रेस करना है। लेकिन मुझे उस साइड पे एक हरदर्मी नज़र आती है और एरोगेंस नज़र आती है, जिसकी वजह से हम कंटिन्यूसली हमारे ये जो है हमारी कीमती जानों का ज़िया हो रहा है। सो एक और चीज़ जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा कि ये जो ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स हैं, इसके सेकंड साइकिल, पहला साइकिल हुआ था जब US ने सोवियत यूनियन के साथ आखिरी मार का लड़ा अफगानिस्तान। उस वक्त भी कुछ हथियार के काफी अरसे तक हमारे खिलाफ इस्तेमाल होते रहे। अब दोबारा जब अमेरिका ने विड्रॉ किया अफगानिस्तान से टेररिज्म की जंग के बाद, तो दोबारा से अमेरिका कुछ ऐसे हथियार छोड़ के गया जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान ने इशू अमेरिका के साथ भी रेस किया था, उठाया था कि इन हथियारों का कुछ सद्देबाब किया जाए, वरना ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे, और वो हो रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है, ना सिर्फ हमारे पास हक है कि हम उन ठिकानों पे हमला करें, बल्कि हमें अमेरिका को भी ये रियलाइज़ करवाने की ज़रूरत है कि उसे ये जो इक्विपमेंट वो यहाँ पे छोड़ के गया वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, जो कि बहुत ही काबिल मजम्मत चीज़ है। समरेज साहब, अफगान सरजमीन पर गिरोह की बढ़ती हुई सरगर्मियों पर SCO में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद हुई है। क्या आपको आलमी सतह पर अब कोई मुश्तरका ऑपरेशनल मैकेनिज्म बनता हुआ दिखाई देता है? देखिए, अगर आलमी सतह पे मैं देखूं तो इस वक्त जो सोल सुपर पावर है वो अमेरिका है। अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है वो अफगानिस्तान में बहुत कम है, क्योंकि वो यहाँ से शिकस्त खा के निकले हैं और अनफॉर्चुनेटली वो कुछ ऐसे वेपन सिस्टम यहाँ पे छोड़ गए जिसका उन्हें एहसास होना चाहिए था कि वो बाद में खित्ते में इस्तेमाल होंगे।
मेरे नज़दीक आलमी सतह पे जो ममालिक कोई अच्छा असर क्रिएट कर सकते हैं, उसमें रशिया है, उसमें ईरान है, उसमें सऊदी अरेबिया है, उसमें चाइना है और इवन टर्की है। ये मुल्क जो है अगर कोई मुस्बत रोल अदा कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं। तो आलमी सतह पे जैसे आपने कहा कि एससीओ में हमारी जो कंसर्न्स हैं उनको एक्सेप्ट किया गया है, तो अभी हमें ये भी इस तरह की खबरें मिल रही हैं कि रशिया, चाइना और सऊदी अरेबिया और इवन ईरान वो अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं कि दोनों बरादर ममालिक में अमन कायम किया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि इन ममालिक की इन्वॉल्वमेंट से कोई हमें खैर की खबर मिलेगी इंशाअल्लाह। अफगानिस्तान में स्लीपर सेल्स के फैलाव के हवाले से आलमी फोरम्स की तशवीश बहुत खतरनाक है, क्योंकि किसी भी खित्ते में अमन को सबसे ज्यादा खतरा स्लीपर सेल से होता है। आप क्या समझते हैं सर कि पाकिस्तान किन फौरी सिक्योरिटी इकदामात का मुतहम्मिल होना चाहिए? क्या किसी बड़े ऑपरेशन का ऐलान नागुज़ीर हो चुका है? देखिए, जो ऑपरेशन हम अपने इलाके में करते हैं, जैसे हमने माजी में किए हैं, वो तो डेफिनेटली जस्टिफाइबल है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि बड़ा ऑपरेशन अफगानिस्तान के अगेंस्ट, वो तो आई विल नेवर विश फॉर इट, मैं कभी भी उसको डिजायर नहीं करूंगा, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो एक ब्रादर मुल्क है। अफगानिस्तान हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। हमने डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेवल पे इन इश्यूज को रिजॉल्व करना है। जंग जो है वो किसी सूरत में इन मसाइल का हल नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह की कोई ऑप्शन हुई तो हमारे जो टेररिज्म है वो बढ़ेगा, बल्कि कम नहीं होगा। हमें जो इंडिया और अफगानिस्तान का नेक्सस है उसको ब्रेक करना है, और उस ब्रेक करने के लिए सबसे अहम जो बात है वो ये है कि हमारे अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात थोड़े से बेहतर हों। जितना अफगानिस्तान पाकिस्तान से दूर होगा उतना ही अफगानिस्तान इंडिया के नज़दीक होगा। और दूसरा, हमें ये जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, रीजनल कंट्रीज हैं, जिनका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, इनके साथ कोऑपरेट करना होगा अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी के लिए। सिमरे साहब, असल मसला तो अफगानिस्तान और भारत का बढ़ता हुआ नेक्सस है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज है। हम इस नेक्सस को कैसे तोड़ सकते हैं? क्या इसका हल सिर्फ दिफाई स्ट्रेटेजी है या फिर सफारती सतह पर कोई पेशकदमी कारआमद साबित हो सकती है? देखिए, इसमें दो पहलू हैं। एक तरफ तो इंडिया है। इंडिया को जब हमने मई में कन्वेंशनल डोमेन में शिकस्त दी, और अब इंडिया जो है वो कन्वेंशनल डोमेन में एटलीस्ट चेकमेट होया हुआ है, उसके पास ऐसी इनएडिक्वेसीज हैं उसके सिस्टम में, तो दोबारा से उसके लिए मुश्किल होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ कन्वेंशनल डोमेन में कोई कार्रवाई करना। तो उस वक्त भी एंटिसिपेटेड था, जब इतनी बड़ी एम्बेरसमेंट हुई इतने बड़े मुल्क को, कि वो अभी प्रॉक्सीज यूज करेगा और वो टेररिज्म को जो है ना वो उसको इंक्रीज करेगा। वही हो रहा है जिस तरीके से एंटिसिपेटेड था। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो इख्तलाफात हैं उनको दूर किया जाए, क्योंकि अगर हमने नेक्सस तोड़ना है पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान का, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे इख्तलाफात आपस में, जो बाहमी इख्तलाफात हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, उनको दूर किया जाए। उसी सूरत में अफगानिस्तान इंडिया से दूर हो सकता है। अगर हमारे इसी तरीके से कशीदा सिचुएशन रहेगी तो उसमें फिर यही होगा कि अफगानिस्तान जो है वो इंडिया के हाथों में खेलेगा। हमारे को ऐसे मतलब डेफिनेटली कुछ वहाँ पे कैपेसिटी के इश्यूज हैं, कुछ विल के इश्यूज हैं, जो मैं समझता हूँ कि गुफ्त शनीद से एक दूसरे की से बातचीत करके और इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्रेंडली कंट्रीज से वो मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो इख्तलाफात हैं वो उस तरह के नहीं हैं जिस तरीके के पाकिस्तान और इंडिया के हैं। हमारे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी भी गुंजाइश है कि हम अपने इख्तलाफात को बुला के तो इकट्ठे बैठ सकते हैं, जिसकी मैं समझता हूँ कि हमें कोशिश करनी चाहिए ताकि अफगानिस्तान जो है वो इंडिया के हाथों में ना खेले। सर, भारत की जानिब से अब इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयानात शुरू हो गए हैं। कश्मीर से निकलकर पाकिस्तान की बाकायदा सरहदी हदूद को भी चैलेंज किया जा रहा है। अब भारतीय वजीर दिफा का सिंध से मुतालिक बड़ा मुज़हका खेज बयान आया है कि जल्द सिंध भारत का हिस्सा होगा। क्या ये सिर्फ एक महज सियासी बयानिया है या इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग भी मौजूद है? बतौर फौजी आपका क्या तज्जिया है? देखिए, पहली तो बात यह है कि हमने को बहुत ज्यादा खाइफ और वरी नहीं होना इंडिया के इन लीडरशिप से। जो मौजूदा लीडरशिप है ये पहले भी इस तरह की गदर बक्कियां मारते रहे हैं, आइंदा भी ये करते रहेंगे, क्योंकि उनकी बसात ही इतनी है। इंडिया की वो सिचुएशन है कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जिस तरह की उसकी एम्बेरसमेंट उसे हुई है,
फिर रिसेंटली वो अपनी अपनी फोर्सेस को ये जो है राजस्थान के इलाके में ले आया कि शायद पाकिस्तान जो है उससे घबरा जाएगा। पाकिस्तान ने फिर देखा कि ठीक है, अगर तुम कुछ करोगे तो देख लेंगे, और आपने देखा है कि वो एक्सरसाइजेस उसी तरीके से क्लोज डाउन हो गई जिस तरीके से वो स्टार्ट हुई थी। तो मेरे नज़दीक डेफिनेटली वो इस तरह की गिद्दड़ बपकियां, इस तरह की मॉन्गरिंग वो करते रहेंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस लीडरशिप को बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत है। पहले अगर वो गिलगित बल्तिस्तान की बातें करते थे, वो छोड़ के अभी उन्होंने सिंध की बातें शुरू कर दी हैं, कल को वो छोड़ के अफगानिस्तान की बातें शुरू कर देंगे। उनको फिक्र होनी चाहिए अपने इलाके की और अपने मसाइल की। उनके जो मुल्क में जो मसाइल हैं वो हमारे से कहीं ज़्यादा सीरियस है। कश्मीर उनका एक मेजर इशू है जो मैं समझता हूँ कि उसको पाकिस्तान के साथ इल्हाक होना चाहिए। पंजाब उनका एक सीरियस इशू है जो मैं समझता हूँ कि इससे पहले कि वो सिंध के बारे में सोचे, उससे पंजाब के बारे में सोचना चाहिए कि पंजाब उससे अलग ना हो जाए। तो इसलिए ठीक है, हमें मतलब है, कंसर्न ज़रूर है, लेकिन ये इंटरनल ऑडियंस के लिए वो इस तरह की बातचीत कर रहे हैं। ऑल्दो उन्होंने उनके जो एक अज़ाइम थे उस पर वो कामयाब हो गए हैं बिहार के इलेक्शन जीतने में, लेकिन ये कि वो पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान कोई मौका नहीं जाने देंगे जहाँ पे वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नेशनल रिजॉल्व, हमारी अस्करी कुव्वत इस तरह की है कि इंडिया कभी हिम्मत भी नहीं करेगा कोई इस तरह पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने में। सिमरेश साहब, आप क्योंकि एक फौजी रहे हैं, तो फौज का मोराल कितना अहम होता है किसी भी फोर्स के नताइज के लिए। तो ये भारत जिस तरह से जंगे हार रहा है, वहीं उनके त्यारे भी मुसलसल गिर रहे हैं, टेक्निकल खराबियां आ रही हैं या पायलट्स की जान जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 30 साल में तकरीबन 550 जहाज गिरे हैं भारत के। तो ऐसे में फौज का मोराल किस हद तक कमजोर हो जाता है? बहुत खूबसूरत बात की आपने। मैं इसी की बात करने लगा था कि भारत जो है वो ऑफेंसिव अज़ाइम के साथ पाकिस्तान के ऊपर उसने चढ़ाई की और मुंह की खाई, और बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल की उसे एम्बैरेसमेंट और हज़ीमत उठानी पड़ी। उसके बाद से भारत तिलमिला रहा है कि वो किसी सूरत में पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करे, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन बहुत ज़्यादा नहीं है। यही एक है कि बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करके टेररिज्म की एक्टिविटीज़ करे और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाए। जो आप मोराल की बात कर रहे हैं, इस पर कोई शक वाली बात नहीं है। आप जो देखें कि मई में जब उसने जंग करने की कोशिश की, उस साइड से उनके प्लानर्स की किस तरह की जो है वो मैं समझता हूँ कि जो है वो गैर जिम्मेदाराना बातें और बहुत चीखो पुकार था, वेराज हमारी साइड के ऊपर एक ग्रेस थी और कंपोजर था। उसके अलावा जब उनके जहाज गिरे हैं तो उनकी एयरफोर्स, उनके आपस में इस तरह के आर्गूमेंट्स हुई, लड़ाइयाँ हुई, और लास्टली जो आपने तेजाज का जिक्र किया है, ये इटसेल्फ एक इस चीज़ का को इजहार करता है कि उनका मोराल बहुत लो है। क्योंकि किसी भी सिस्टम के पीछे द मैन बिहाइंड द गन मैटर्स। जहाज आपके जैसे भी हों, पहले आपने राफेल गिरवाए जो कि अपनी पुअर ट्रेनिंग और पुअर प्लानिंग की वजह से गिरवाए, फिर आपका तेजाज जो आपके अपने मुल्क में बना हुआ है वो एयरक्राफ्ट गिरा, और उसमें सबसे जो मेन पहलू है वो है लो मोराल और पुअर ट्रेनिंग इंडियन एयरफोर्स का। आपने देखा होगा कि हमने तस्वीरें देखी कि इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल बड़े फख्र के साथ और खुशी के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के पर्सनल और पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के साथ खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा रहे थे। तो उनके लिए ये बड़ी एक बाइसे फख्र बात थी। वो सेल्फ शो करती है कि उनका मोराल कितना लो है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपकी गुफ्तगू आपने सुनी। देखते रहिए सुनो राउंड अप।